नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टिग्रे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस ने अपने नेता और सदस्यों को जो दिया है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पार्टी ने उन्हें अभिव्यक्ति की ताकत दी है। शिवकुमार ने कांग्रेस के नए नेताओं का स्वागत करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी के इतिहास पर विचार व्यक्त करते हुए यह बात कही है। देश के लिए गांधी नेहरू परिवार के बलिदान को याद करते हुए शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस की ताकत ही देश की ताकत है। ये सब इतिहास है, क्या भारत के इतिहास को मिटाना संभव है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस ने मुझे जो दिया है वह महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा सवाल मत पूछिए कि पार्टी ने मुझे सदस्य, अध्यक्ष, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्यपाल नहीं बनाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने हमें अभिव्यक्ति की शक्ति दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज काल के 12 किलो का यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया है। इसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। देवेंद्र फडणवीस ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह पीएम मोदी के प्रयासों का परिणाम है। बता दें कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में महाराष्ट्र की 12 किलो को शामिल किया है, जिसमें रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, पन्हाड़ा, शिवनेरी, लोहगढ़, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, खांदेरी और तमिलनाडु का एक जिंजी किला शामिल है। छत्रपति संभाजीनगर विधायक हॉस्टल के कैंटीन कर्मचारी से मारपीट करने की वजह से चर्चा में आए शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ अब कुछ ज्यादा ही बेकाबू हो गए हैं। शुक्रवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता इम्तियाज जलील की बुरी तरह पिटाई करने की धमकी दी। गायकवाड़ की यह टिप्पणी जलील द्वारा कैंटीन कर्मचारी पर हमला करने के लिए उनकी आलोचना करने के बाद आई है। जलील ने भी गायकवाड़ पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने शिवसेना विधायक की चुनौती स्वीकार कर ली है और उनसे स्थान और समय बताने को कहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत के एक वीडियो जारी करने के बाद महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। इस वीडियो में कथित तौर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक और राज्य मंत्री संजय सिरसाट अपने आवास पर भारी मात्रा में कैश के साथ दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया जब एक दिन पहले ही संजय सिरसाट को इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। संजय राउत द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो पर राजनीतिक घमासान बढ़ने के आसार है। एमएलए हॉस्टल कैंटीन के कर्मचारी से मारपीट के प्रकरण में शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में गायकवाड़ के खिलाफ बीएनएस की धारा 352, 115(2) के तहत असंदेह अपराध का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि गायकवाड़ ने बासी खाना देने वाले कैंटीन कर्मचारी की पिटाई की थी। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा था कि पुलिस को जरूर जांच करनी चाहिए। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऑपरेशन बाम नाम से बलोच विद्रोही गुट बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF का 3 दिनों तक चला अभियान अब खत्म हो गया है। BLF ने दावा किया है कि 9 जुलाई से 11 जुलाई तक उसने पाकिस्तानी सेना के 84 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें IED ब्लास्ट भी शामिल थे। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के कम से कम 50 जवान मारे गए और 51 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल है। इजराइल और गाजा की लड़ाई बहुत ही ज्यादा भयानक हो चुकी है। दोनों देशों की लड़ाई में अब तक गाजा में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन गाजा में लोगों की मौत सिर्फ इजराइल के हमलों में नहीं हुई, बल्कि वहां काफी संख्या में लोग खाना और पानी जुटाने की कोशिश में भी मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने शुक्रवार 11 जुलाई 2025 को एक बयान जारी किया। उसमें अपने बयान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि उनसे कम से कम 398 फिलिस्तीनी लोगों की मौत दर्ज की गई है, जो अमेरिका और इजराइल के समर्थन वाले गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की ओर से संचालित होने वाले सहायता केंद्रों और संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य राहत समूहों के मानवीय सहायता के काफिले के आसपास हुए थे। ईरान ने एक ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को जान से मारने की धमकी दी है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को नोबेल कमेटी ने सार्वजनिक रूप से दी है। नोबेल कमेटी के मुताबिक नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं और मानवाधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए साल 2023 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नरगिस मोहम्मदी ने पिछले एक दशक का अधिकांश समय जेल में बिताया है, जिन्होंने पिछले साल 2024 के दिसंबर महीने में मेडिकल लीव पर कुछ समय के लिए तेहरान के एविन जेल से रिहा किया गया। हालांकि उनकी लीगल टीम ने उन्हें बार बार यह चेतावनी दी है कि उन्हें किसी भी समय फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार 24 जून से 9 जुलाई के बीच 5,84,026 अफगान नागरिकों ने ईरान अफगानिस्तान सीमा पार की है। इनमें अधिकतर बिना दस्तावेजों वाले मजदूर थे, जो वर्षों से ईरान में रह रहे थे। यह कदम मार्च 2025 में घोषित ईरानी निर्वासित नीति के तहत उठाया गया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ईरान का इजराइल के साथ 12 दिनों तक चला संघर्ष हाल ही में समाप्त हुआ है। स्थानीय सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि कुछ अफगान नागरिकों ने इजराइल के
के लिए जासूसी की थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और विशेषज्ञों ने इस अभियान को लेकर गहरी चिंता जताई है। आलोचकों का कहना है कि एक तरह की सामूहिक सजा दुर्व्यवहार और राजनीतिक फायदे के लिए कमजोर आबादी को बलि का बकरा बनाने जैसा है। ब्रिटेन के कई प्रमुख राजनेता, पूर्व और वर्तमान सांसद, मानवाधिकार कार्यकर्ता और विभिन्न धार्मिक समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार से आग्रह किया है कि वह बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाए, क्योंकि वह दक्षिण एशियाई देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने में नाकाम रही है। कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश की ओर से आयोजित एक सेमिनार में इस बात का प्रकाश डाला गया है कि जब मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई आवामी लीग सरकार के हटने के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला, तब 5 अगस्त 20 सितंबर 2024 के बीच हिंदुओं के खिलाफ 10 हिंसक घटनाएं हुई है। आज के देश विदेश की खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र 224।